हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री करनी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं प्रताप सिंह, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट 4 से कक्षा 12 पार्ट 4 राव चंद्र सेन के बारे में है। ठीक है, तो राव चंद्र सेन कहाँ के शासक थे? मारवाड़ यानी कि जोधपुर के शासक थे और उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो मोटे तौर पर यदि हम चंद्रसेन के बारे में बात करें, ठीक है, तो कक्षा 12 का टॉपिक है हमारे और पार्ट 4 है, याद रखिएगा। अगर मोटे तौर पर हम राव चंद्रसेन के बारे में बात करें तो राव चंद्रसेन कौन थे? देखिए, मारवाड़ के जो सबसे ताकतवर राजा हुए राव मालदेव, ठीक है, मारवाड़ के जो सबसे ताकतवर शासक थे राव मालदेव, ये इनके पुत्र थे। याद रखिएगा, क्या थे? ये इनके पुत्र थे राव चंद्रसेन। राव मालदेव के पुत्र थे राव चंद्रसेन, या फिर ऐसा कह लीजिए कि राव चंद्रसेन के पिता कौन थे? राव मालदेव। और राव मालदेव मारवाड़ के यानी कि जोधपुर के सबसे ताकतवर शासक हुए हैं। ठीक है, सबसे ताकतवर शासक हुए हैं। और इन्होंने इतिहास में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था। इन्होंने नहीं लड़ा, इनके समय लड़ा गया था 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था? गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था इन्होंने। कौन सा युद्ध लड़ा था? गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था इन्होंने। किसके खिलाफ लड़ा था? शेर शाह सूरी के खिलाफ लड़ा था। शेर शाह सूरी, ये दिल्ली का अफगान शासक था, इसके खिलाफ लड़ा था, शेर शाह सूरी के। और इस युद्ध में मालदेव के दो सेनापति थे, जेता कुपा राठौड़। जेता कुंपा राठौड़, ये दो सेनापति थे। ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। क्या हो गए थे? दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए थे, याद रखिएगा। अब कहानी क्या है कि भाई शेर शाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण किया। जेतारण कहां पर आता है? जेतारण का भी युद्ध बोलते हैं इसे। कहां पर, कौन सा युद्ध बोलते हैं? जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है इसे। जेतारण का युद्ध, कौन सा युद्ध कहा जाता है? जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो जेतारण कहां पर है? पाली के पास में है। तो ये युद्ध किसके बीच में? मालदेव शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में जेता कुपा राठौड़ दो वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इसी युद्ध में शेरशाह ने क्या कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता इनकी जेता कुपा राठौड़ की वीरता से प्रभावित होकर। देखिए, हमारे भारतीय इतिहास में 3 जोड़ियां फेमस है जो अपनी वीरता के लिए इतिहास में अमर हो गई। 3 जोड़ियां फेमस है। पहली जोड़ी आती है गोरा बादल की। कौन सी आती है? गोरा बादल। गोरा बादल का नाम आपने सुना होगा, गोरा बादल। ठीक है, राणा रतन सिंह थे, रावल रतन सिंह, रानी पद्मावती। रावल रतन सिंह रानी पद्मावती के समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया था, तो उस समय गोरा बादल ने अपने प्राणों की आहुति देकर उन्हें बचाया था। दोनों सर कटने के बाद में भी खिलजी सेना से लड़ते रहे थे। ठीक है, दूसरी जोड़ी हमारे जेता कुपा राठौड़ की आ गई। जेता कुपा राठौड़ जो 1544 में जेतारण के युद्ध में, और इनका आता है 1303 में। और तीसरी जोड़ी आती है जयमल और फत्ता की। किसकी आती है? जयमल और फत्ता की। इन्होंने 1567-68 में अकबर के खिलाफ चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये 3 जोड़ियां इतिहास में प्रसिद्ध है। मोटे तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ज्यादा नॉलेज कभी भी हानिकारक नहीं होता। बाकी सारी चीजें ज्यादा हो जाए तो हानिकारक होती है, लेकिन नॉलेज कभी भी हानिकारक नहीं होता है। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो जेता कुपा राठौड़ की वीरता से प्रभावित होकर शेर शाह सूरी के मुंह से ही निकल पड़ा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है,
तो मालदेव ने युद्ध नहीं किया था क्योंकि मालदेव को अपने सेनापति जेताकुपा राठौड़ पे शक हो गया था और वो अपनी सेना लेकर चला गया था। और जेताकुपा राठौड़ ने अपनी स्वामी भक्ति, अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए शेरशाह सूरी पर अपने 12,000 सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया था। कितने? 12,000 सैनिकों के। और शेरशाह सूरी के पास में थे 80,000 सैनिक। तो इन पे आक्रमण कर दिया था और जेताकुपा राठौड़ ने इतना जबरदस्त आक्रमण किया कि शेरशाह सूरी युद्ध छोड़ के नमाज पढ़ने लग गया, ऊपर वाले से दुआ करने लग गया कि ऊपर वाले मुझे बचा ले। तभी शेरशाह सूरी का सेनापति और सेना लेकर आ जाता है और जेताकुपा राठौड़ अपने 12,000 सैनिकों के साथ में वीर गति को प्राप्त होते हैं। जब मालदेव को सच्चाई का पता लगता है तो सिवाय अफसोस के, पश्चाताप के उसके पास कुछ नहीं रहता। यदि मालदेव ने अपनी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ में आक्रमण किया होता तो आज इतिहास कुछ और ही अक्षरों में लिखा जाता। ठीक है। अब मालदेव का पुत्र कौन होता है? राव चंद्रसेन। हालांकि राव चंद्रसेन मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र नहीं होता है, यह बात याद रखिएगा। मालदेव का बड़ा पुत्र होता है उदय सिंह। कौन होता है? बड़ा पुत्र होता है उदय सिंह। इसीलिए इसको बोलते हैं मोटा राजा उदय सिंह। क्या बोलते हैं? मोटा राजा उदय सिंह बोलते हैं मालदेव का बड़ा पुत्र। लेकिन मालदेव ने अपने छोटे पुत्र राव चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मनोनीत किया था। क्या किया था? मनोनीत किया था। अब मोटा राजा उदय सिंह कहां जाएगा? अकबर के पास में। अब देखिए बात क्या है कि थोड़ा हमको पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये शेरशाह सूरी जो है, आपको पता होगा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके कन्नौज के युद्ध में और बिलग्राम के युद्ध में, चौसा के युद्ध में हरा करके भारत में अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। जब हुमायूं भारत में दर दर की ठोकरें खा रहा था, भटक रहा था, तो वो मालदेव के पास में भी आता है सहायता मांगने के लिए। लेकिन मालदेव और हुमायूं के बीच में कह लीजिए कि आपसी तालमेल की कमी या फिर आपसी विश्वास की कमी के कारण बातचीत बैठ नहीं पाती है और हुमायूं आगे चला जाता है। ठीक है। हुमायूं क्या करता है? यहां से मतलब मारवाड़ से चला जाता है। मालदेव का मन तो था सहायता करने का, लेकिन वो कहता नहीं कि विचारों का आदान प्रदान सही नहीं हुआ, संचार, कम्युनिकेशन दोनों के बीच में सही नहीं हुआ। तो दोनों एक दूसरे के प्रति थोड़ा डाउटफुल रवैया अपना रहे थे। तो हुमायूं क्या है, यहां से चला जाता है सिंध, और सिंध से फिर वो कहां चला जाता है? ईरान, जिसे पर्सिया बोलते हैं, चला जाता है। ठीक है। मालदेव सहायता नहीं करता। अब राव चंद्रसेन के समय कौन राजा होता है? अकबर शासक होता है। राव चंद्रसेन के समय कौन शासक होता है? अकबर शासक होता है। कौन होता है? अकबर। अब अकबर क्या सोचता है कि भाई मालदेव ने मेरे पिता की सहायता नहीं की थी और वो हुमायूं को पकड़ के, यानी कि मेरे पिता को पकड़ के शेरशाह सूरी को सौंपना चाहता था। ठीक है। यानी कि मारवाड़ को वो अपना दुश्मन समझता था और इन्हीं भाइयों के उत्तराधिकार को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, तो उसको मारवाड़ में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। क्या मिल गया? मारवाड़ में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। तो अकबर ने 1565 ईस्वी में सेना भेजकर जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था। 1565 ईस्वी में अकबर ने सेना भेज करके जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। आई बात समझ? और 1570 ईस्वी में नागौर दरबार बुलाया। क्या बुलाया? 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन किया था। याद रखिएगा, क्या आयोजन किया? नागौर दरबार का आयोजन किया था। और इस नागौर दरबार में जब जोधपुर के किले पर, यानी कि मेहरानगढ़ पर, मारवाड़ के किले पर अकबर का अधिकार हो जाता है, तो राव चंद्रसेन कहां चला जाता है? सिवाना। ये बाड़मेर में पड़ता है, सिवाना का किला है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर भी आक्रमण किया था और उस समय था शीतल देव। कौन था? शीतल देव था वहां का दुर्ग अध्यक्ष, जो जालोर के शासक कानड़ देव का भतीजा था। तो सिवाना उस समय मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाती थी।
तो जैसे ही जोधपुर के किले पर अकबर का अधिकार होता है तो रावचंद्र सेन कहां चला जाता है, सिवाना चला जाता है, अपनी संकटकालीन या आपातकालीन राजधानी में, या फिर मारवाड़ की शरण स्थली कह लीजिए। जैसे महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ चले जाते थे, ठीक है, तो वैसे ही जोधपुर के शासक कहां चले जाते थे, सिवाना चले जाते थे। तो 1570 ईस्वी में अकबर ने अपना नागौर दरबार बुलाया, ठीक है, और इस नागौर दरबार में मोटा राजा उदय सिंह और रावचंद्र सेन भी शामिल हुए थे। क्या हुए थे, रावचंद्र सेन भी शामिल हुए थे, याद रखिएगा। लेकिन अकबर का रवैया, रावचंद्र सेन ने अकबर का रवैया उदय सिंह के प्रति ज्यादा देखकर वो बिना बताए वहां से चला गया। क्या हो गया, बिना बताए वहां से चला गया। इससे अकबर नाराज हुआ और उसने जोधपुर का प्रशासक किसे बना दिया, बीकानेर के शासक राय सिंह को बना दिया कि भाई जोधपुर का प्रबंधन किसको सौंप दिया, बीकानेर के शासक राय सिंह को सौंप दिया। और मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जोधाबाई, इसने अपनी पुत्री जोधाबाई या जगत गोसाई भी कहते हैं इसे, इसका विवाह किसके साथ में कर दिया, जहांगीर के साथ में कर दिया। यानी कि यह अकबर की अधीनता में आ गया था और रावचंद्र सेन अब अकबर से संघर्ष कर रहा था अपना राज्य प्राप्त करने के लिए, और वो इधर से उधर भटक रहा था। और इधर से उधर भटकते हुए ही उसकी 1581 ईस्वी में, और कई जगह मिलता है 1582 ईस्वी में रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गई। और रावचंद्र सेन की मृत्यु के बाद में अकबर उदय सिंह को जोधपुर का शासक बना देता है। उदय सिंह उम्र में बड़ा था रावचंद्र सेन से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई या जगत गोसाई का विवाह किससे किया, जहांगीर से किया था। जहांगीर कौन था, अकबर का पुत्र था, याद रखिएगा, ठीक है। तो यह सारी चीजें हमको एक स्टोरी थी, मैंने आपको बताई। अब हम किताबी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं किताबी लैंग्वेज में क्या है। कहानी जो रामायण है वो मैंने आपको सरल शब्दों में समझा दी है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि भाई मालदेव और हुमायूं दोनों पहले एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे कि हुमायूं को जब शेरशाह सूरी ने भगाया तो वो भागते भागते कहां पर आया, मारवाड़ आया। मालदेव और इनके बीच में सही ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो वो चला जाता है। अब मालदेव क्या करता है कि भाई अपने छोटे पुत्र रावचंद्र सेन को शासक बना देता है, तो बड़ा पुत्र जो होता है उदय सिंह, ये अकबर की शरण में चला जाता है। कहां चला जाता है, अकबर की शरण में चला जाता है। एक सेकेंड, कहां चला जाता है, ये अकबर की शरण में चला जाता है मोटा राजा उदय सिंह। कहां चला जाता है मोटा राजा उदय सिंह, अकबर की शरण में चला जाता है, ठीक है। अब अकबर को बहाना मिल गया क्योंकि मालदेव ने हुमायूं का साथ नहीं दिया था और हुमायूं को यह लगता था कि मालदेव मुझे पकड़वा देगा। तो अकबर यह सोचता था कि भी मालदेव मेरे पिता का विरोधी था, अब मुझे मारवाड़ में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया है। तो उसने 1565 ईस्वी में सेना भेज करके जोधपुर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और रावचंद्र सेन कहां चला गया, सिवाना चला गया। 1570 ईस्वी में अकबर नागौर दरबार का आयोजन करता है और उसमें चंद्रसेन और उदय सिंह भी शामिल होते हैं। उदय चंद्रसेन कहां होता है, सिवाना, क्योंकि जोधपुर पर किसका अधिकार है, अकबर। लेकिन रावचंद्र सेन को अकबर के प्रति इतना विश्वास नहीं होता है तो वो उसे बिना बताए वहां से चला जाता है। तो अकबर क्या करता है, राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना देता है। इधर उदय सिंह क्या करता है कि अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह या जगत गोसाई का विवाह किससे कर देता है, जहांगीर से कर देता है। 1570 ईस्वी में ही राजस्थान के समस्त राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, एक को छोड़कर, वो थे मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह। ये ही अकबर के नागौर दरबार में शामिल नहीं हुए थे। बाकी बीकानेर का राजा कल्याणमल, ठीक है, जोधपुर का उदय सिंह, जैसलमेर का हरराय आदि शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अकबर की सेवा में उपस्थित हुए थे। लेकिन उदय सिंह जी, महाराणा उदय सिंह जी, वो नहीं आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब
राव चंद्रसेन जोधपुर के प्रसिद्ध शासक राव मालदेव के कनिष्ठ पुत्र थे। वरिष्ठ नहीं, कौन से पुत्र थे? कनिष्ठ पुत्र थे, याद रखिएगा। एक सेकंड, थोड़ा पेन का इंक सेट कर लिया, ठीक है। तो कनिष्ठ पुत्र थे। राव मालदेव के समय दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था और दोनों पक्षों के बीच 1544 ईस्वी में लड़े गए गिरी सुमेल पाली के युद्ध में छल कपट के सहारे शेरशाह जीत हासिल करने में सफल रहा, ठीक है। किंतु राव मालदेव के पराक्रमी सेनापतियों जेता कूपा ने युद्ध के दौरान उसे ऐसी कड़ी टक्कर दी कि इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार शेरशाह अपने घोड़े के नीचे उतरकर सफलता के लिए अल्लाह से दुआ मांगने लगा। यानी कि इन दोनों वीरों ने इतनी अदम्यता साहस से युद्ध लड़ा कि शेरशाह ने जीत की आशा छोड़ दी। यदि शेरशाह का सेनापति और सेना लेके नहीं आता तो शेरशाह युद्ध भूमि से बच के जाना मुश्किल था। शेरशाह के भय का पता उसकी इस स्वीकारोक्ति से चलता है जिसमें उसने युद्ध के बाद कहा था कि ये एक ऐतिहासिक कथन है, याद रखिएगा। आगे जो कंपटीशन एग्जाम वगैरह होते हैं तो उसमें भी ये बहुत बार पूछा जाता है। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। यहां पे याद रखिएगा कि इस युद्ध में छल कपट का सहारा लिया गया था शेरशाह सूरी ने। अब ये छल कपट था कैसे कि भाई शेरशाह सूरी मालदेव से लड़ने के लिए आ तो गया, मालदेव भी इधर अपनी सेना लेकर पाली पहुंच गया, जेतारण गिरी सुमेल वहां पे पहुंच गया। अब दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं। अब शेरशाह के मन में डाउट हुआ कि यार मालदेव भी ताकतवर राजा है, क्या है, मालदेव भी ताकतवर राजा है। अब मैं इस युद्ध में जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि उसकी फौज ताकतवर है और वो है राजपूत। क्या है? राजपूत है। और राजपूत अपने युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं। युद्ध उनके लिए क्या है? एक खेल था, मौत का खेल, या तो आर है या फिर पार है। अब शेरशाह सूरी थोड़ा डरने लगा और वो ये सोचने लगा कि अपन शांति समझौता कर लेते हैं। लेकिन बाद में उसके सेनापति उसको समझाते हैं कि भाई राजपूत है, वो ईमानदारी से लड़ते हैं, लेकिन हम छल कपट का सहारा लेंगे। अब वो क्या करता है कि जेता कूपा राठौड़, जो मालदेव के प्रमुख सेनापति होते हैं, जेता कूपा राठौड़, इन दोनों के नाम से एक फर्जी पत्र बनवाता है। क्या करता है? इन दोनों के नाम से एक फर्जी पत्र बनवाता है और उसे मालदेव के पास में पहुंचवा देता है। पत्र किसके नाम से बनवाए हैं? जेता कूपा राठौड़ के नाम से बनवाए हैं। और उनको पहुंचाता है किसके पास में है? शेरशाह मालदेव के पास में। और उसमें क्या लिखा हुआ होता है कि भाई जेता कूपा राठौड़ शेरशाह सूरी से मिल गए हैं और मालदेव को युद्ध भूमि में पकड़ करके शेरशाह सूरी को सौंप देंगे। अब मालदेव को ऐसा पत्र मिलेगा, ठीक है, वो भी अपने सेनापतियों के नाम से, तो उसके मन में डाउट होगा। और वो क्या है कि बिना कुछ इंक्वायरी करे, बिना कोई पूछताछ करे, चुपचाप वहां से रातों रात रवाना हो गया, बिना किसी को बताए। जब सुबह हुई, जेता कूपा राठौड़ को हकीकत की जानकारी हुई, तो उन दोनों ने अपनी स्वामी भक्ति को सिद्ध करने के लिए अपने 12,000 सैनिकों के साथ में शेरशाह की सेना पर धावा बोल दिया। और ऐसा धावा बोला कि शेरशाह को युद्ध छोड़ के ऊपर वाले से प्रार्थना करनी पड़ी। और ऊपर वाले ने उसकी सुन भी ली और उसका सेनापति और सेना लेके आ गया। और ये जेता कूपा राठौड़ 12,000 सैनिकों के साथ में युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। यही राजपूती आन बान और शान है। जेता कूपा राठौड़ चाहते तो ये भी युद्ध भूमि से जा सकते थे, लेकिन इनके जीवन पर जो चरित्र पे जो कलंक लगा था, उस कलंक को इन्होंने अपने खून से धोया। जेता कूपा राठौड़ शेरशाह के मुंह से भी निकल पड़ा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, कि भाई मारवाड़ को जीता तो मुझे क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। मारवाड़ में क्या है ऐसा खास? लेकिन इसके चक्कर में मेरी हिंदुस्तान की बादशाहत चली जाती। यहां पे अगर मैं मर जाता तो हिंदुस्तान का मेरा ताज रुल जाता। आगे देखते हैं। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार चंद्रसेन का जन्म 1541 ईस्वी में हुआ।
राव मालदेव अपने ज्येष्ठ पुत्र राम से अप्रसन्न था और जबकि उससे छोटे पुत्र उदय सिंह को पटरानी स्वरूप दे राव चंद्रसेन की मां, याद रखिएगा, ने राज्याधिकार से वंचित करवा दिया था। यानी कि चंद्रसेन से दो बड़े पुत्र थे, एक तो मैंने बताया मोटा राजा उदय सिंह और एक था राम। ठीक है, तो जो राव चंद्रसेन की जो माता थी यानी कि स्वरूप देव, वो राव मालदेव की खास प्रिय रानी थी और उसी के कहने पर उन्होंने चंद्रसेन को राजा बनाया। इस कारण मालदेव की मृत्यु के बाद में उसकी इच्छा अनुसार 31 दिसंबर 1962 ईस्वी को चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पर बैठा। मालदेव के काल में उसे बिसलपुर और सिवाना की जागीर मिली हुई थी। ठीक है, शासक बनने के कुछ समय बाद चंद्रसेन ने आवेश में आकर अपने एक चाकर की हत्या कर दी। इससे जेतमाल और उससे मेल रखने वाले कुछ अन्य सरदार अप्रसन्न हो गए और नाराज सरदारों ने चंद्रसेन को दंडित करने के लिए विरोधी भाइयों राम और उदय सिंह और रायमल के साथ गठबंधन कर उन्हें आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। राम ने सोजत और रायमल ने दुनाड़ा प्रांत में उपद्रव शुरू कर दिया और उदय सिंह ने गांगाणी और बावड़ी पर अधिकार कर लिया। सूचना मिलते ही चंद्रसेन ने इन उपद्रवों को शांत करने के लिए अपनी सेना भेजी, जिसमें राम और रायमल तो अपनी अपनी जागीरों में लौट गए, किंतु उदय सिंह ने लोहावट नामक स्थान पर संघर्ष किया। इस युद्ध में उदय सिंह घायल हुआ और चंद्रसेन विजयी रहा। 1563 ईस्वी में राव चंद्रसेन और उदय सिंह की सेनाओं के बीच नाडोल, आशापुरी माता का मंदिर है, नाडोल नामक स्थान पर पुनः संघर्ष हुआ, किंतु विजय की आशा ना देखकर उदय सिंह कहां चला गया? बादशाह अकबर के पास चला गया। अब है जोधपुर पर मुगलों का अधिकार। राव चंद्रसेन से नाराज अकबर को हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। भाइयों राम, उदय सिंह और रायमल के साथ आपसी कलह के कारण उसने शीघ्र ही हुसैन कुली खां, याद रखिएगा, हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में सेना भेजी, जिसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। याद रखिएगा, क्या कर लिया? जिसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर की ख्यात में मुगल, ख्यात क्या होता है? किसी राजवंश का इतिहास, उसे मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? ख्यात बोलते हैं। जोधपुर की ख्यात, बीकानेर की ख्यात, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो अभियान अति रंजित वर्णन करते हुए कहा गया कि शाही सेना ने जोधपुर पर 3 बार आक्रमण किया और लगभग 10 माह के घेरे के बाद चंद्रसेन को अन्न जल की कमी के कारण गढ़ का परित्याग कर भाद्राजून जाना पड़ा। कहां जाना पड़ा? भाद्राजून जाना पड़ा। जोधपुर हाथ से निकलने के बाद चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और वह अपने रत्न आदि बेचकर खर्च चलाने लगा। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव ने अकबर द्वारा जोधपुर पर आक्रमण का कारण जोधपुर के राव मालदेव द्वारा उसके पिता हुमायूं के प्रति किए गए असहयोग को माना है। तो पुत्र के, अकबर पुत्र था, हुमायूं पिता था, तो पुत्र के मन में क्या था कि भाई इसने मेरे पापा की मदद नहीं की थी। ठीक है, इसके पापा ने मेरे पापा की मदद नहीं की थी, तो अब मैं भी इसकी मदद नहीं करूंगा, मैं जोधपुर को अपने अधिकार में कर लूं। अकबर ताकतवर था अपने समय में, विश्व का सबसे ताकतवर और सबसे धनवान शासक था, कर लिया उसने। 1570 ईस्वी में अपनी अजमेर यात्रा के समय अकबर मारवाड़ क्षेत्र में दुष्काल की खबरें सुनकर नागौर पहुंचा। इस अवसर पर उसने अपने सैनिकों से दुष्काल यानी कि अकाल के निवारणार्थ एक तालाब खुदवाया, जो शुक्र तालाब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वास्तव में इस दरबार का उद्देश्य मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना था। अब चंद्रसेन के खिलाफ मुगल अभियान। नागौर दरबार के कुछ समय बाद मुगल सेना ने भाद्राजून पर अधिकार कर लिया और फरवरी 1571 ईस्वी में चंद्रसेन भाद्राजून का परित्याग कर सिवाना की तरफ चला गया। 1572 ईस्वी में एक तरफ जहां गुजरात विद्रोह फैला हुआ था, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के शासक बनने से मेवाड़ में भी
आक्रमण, मेवाड़ के भी आक्रमण का खतरा पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का शासक बनाकर गुजरात की तरफ भेजा, ताकि महाराणा प्रताप गुजरात के मार्ग को रोककर हानि ना पहुंचा सके। 1573 ईस्वी में अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास, मेड़तिया, बीकानेर के राय सिंह को भेजा। ये सेना सोजत में राव चंद्रसेन के भतीजे कल्ला को पराजित करते हुए सिवाना पहुंची। अपने सेनानायकों के परामर्श अनुसार चंद्रसेन किले की रक्षा का भार पत्ता राठौड़ को सौंपकर पहाड़ों में चला गया। वहीं से किले को घेरने वाली मुगल सेना के पार्श्व यानी कि किनारों पर छापामार पद्धति से आक्रमण कर उसे क्षति पहुंचाने लगा। पत्ता राठौड़ और चंद्रसेन के सम्मिलित सफल प्रतिरोध के कारण राय सिंह ने अकबर से अतिरिक्त सैन्य सहायता की मांग की। अकबर की तरफ से एक बड़ी सेना भेजे जाने पर चंद्रसेन पहाड़ों में चला गया। यद्यपि मुगल सेना ने उसका पीछा किया, किंतु चंद्रसेन को पकड़ने में वह असफल रही। इस असफलता से निराश अकबर ने अपने अमीरों को कड़ी फटकार लगाई। 1575 ईस्वी में जलाल खां के नेतृत्व में सिवाना की तरफ एक बड़ी सेना भेजी गई, जिसमें सैयद अहमद, सैयद हासिम, शिमाल खां आदि अमीर भी शामिल थे। लंबे संघर्ष के दौरान एक दिन अवसर पाकर चंद्रसेन अपने सहयोगी देवदास के साथ मुगल सेना पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में जलाल खां मारा गया। इस घटना से शाही सेना की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। अब अकबर ने शाहबाज खां को, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग जीता था महाराणा हल्दीघाटी युद्ध के बाद में, शाहबाज खां एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने कुंभलगढ़ को जीता था, शाहबाज खां को भेजा। उसने शीघ्र ही देवकोर और दुनाड़ा पर अधिकार कर सिवाना को घेर लिया। खाद्य सामग्री समाप्त होने के कारण सिवाना दुर्ग के रक्षक को किला छोड़ना पड़ा और इस प्रकार 1575 में सिवाना के दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? अकबर का अधिकार हो गया। संकटकालीन राजधानी सिवाना हाथ से निकलने के बाद अक्टूबर 1575 ईस्वी में जैसलमेर के रावल हर्राय ने पोखरण पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए, हर्राय ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, अब जैसलमेर की एक राजकुमारी थी, हर्राय की पुत्री मान लीजिए, रानी उमादे। कौन थी? रानी उमादे थी। और ये किसकी पत्नी थी? मालदेव की। किसकी पत्नी थी? मालदेव की। और इतिहास में ये रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ये अपनी शादी की पहली रात ही मालदेव से नाराज हो गई थी और नाराज होकर अजमेर चली गई थी और ताउम्र नाराज ही रही और मालदेव की मृत्यु पर उसके साथ सती हो गई थी। लेकिन जीते जी इसने मालदेव से कभी बात नहीं करी, इसीलिए इतिहास में किस नाम से जानी जाती है? रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो जैसलमेर के शासक जोधपुर के शासकों से इसलिए नाराज थी। उनकी जो पुत्री थी उनके साथ मारवाड़ में उचित व्यवहार नहीं हुआ। ठीक है, तो आक्रमण कर दिया हर्राय ने। इस समय पोखरण में राव चंद्रसेन की तरफ से किलेदार आनंद राम पंचोली था। 4 माह के घेरे के बाद रावल हर्राय ने चंद्रसेन के सामने प्रस्ताव रखा कि 1 लाख फदिये, ये जैसलमेर की मुद्रा है, के बदले मुझे पोखरण दे दो। जोधपुर पर अधिकार होने के बाद 1 लाख रुपए फदिये लौटा करके पोखरण मुझसे वापस ले लेना, ये प्रस्ताव दिया। जब अधिकार नहीं कर पाया 4 महीने, तो उसने प्रस्ताव रखा कि अभी 1 लाख रुपए ले लो। रुपए को उसमें बोल मान लीजिए कि फदिये कहते थे, और जब तुम्हारे पास 1 लाख रुपए आ जाए तो पोखरण वापस ले लेना। संकटापन्न आर्थिक दशा के कारण चंद्रसेन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर जनवरी 1576 ईस्वी में पोखरण भाटियों को दे दिया। यानी कि चंद्रसेन मुसीबत में घिरा हुआ था और चंद्रसेन के साथी राजपूत बंधु ही उसको मिटाने में लगे हुए थे। राव चंद्रसेन के पास में भामाशाह जैसा कोई भी सहयोगी नहीं था, इसीलिए राव चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति खराब थी। पोखरण के रूप में अंतिम आश्रय स्थल भी हाथ से निकल जाने के उपरांत भी चंद्रसेन हताश नहीं हुआ
और लगभग 1.5-2 वर्ष तक सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घूमते रहने के बाद 1579 ईस्वी में चंद्रसेन ने सरवाड़ के मुगल थाने को लूटकर अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद उसने अजमेर प्रांत पर भी धावे मारने शुरू कर दिए। ये समाचार मिलने पर बादशाह अकबर ने पाइंदा मोहम्मद खान के नेतृत्व में सेना भेजी। चंद्रसेन ने 1580 ईस्वी में सेना का सामना किया, किंतु उसे असफल होकर पुनः पहाड़ों में लौटना पड़ा। कुछ दिनों बाद चंद्रसेन ने सेना को पुनः संगठित किया और 7 जुलाई 1580 ईस्वी को सोजत पर हमला कर दिया। सोजत पर अधिकार कर उसने सारण के पर्वतों में अपना निवास कायम किया। यहीं 11 जनवरी 1581 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार चंद्रसेन के एक सहयोगी वैरसल ने विश्वासघात कर भोजन में जहर दे दिया था, जिससे उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। राव चंद्रसेन अकबर कालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था, यानी कि राजस्थान का पहला शासक था जिसने अकबर का मुकाबला किया। उसके भाई शाही सत्ता का सुख भोगते रहे। राम सिंह, उदय सिंह, रायमल, ये तो भाई भाई के विरोधी निकले। विभीषण ही लंका ढाता है, घर का वेदी लंका ढाए, ये यहां पर भी सच होती है कहावत। वही उसे अपने रत्न आभूषण बेचकर गुजारा करना पड़ा। एक तरफ तो बड़े भाई तो वो आराम का सुख भोग रहे थे और इधर राव चंद्रसेन अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने आभूषणों को बेच करके अपना गुजारा चला रहा था। चंद्रसेन ने जोधपुर राज्य को छोड़कर रात दिन पहाड़ों में घूमना और मुगल सेना से लड़ते रहना अंगीकार किया, किंतु अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए आज हम राव चंद्रसेन का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं, जबकि मोटा राजा उदय सिंह को कोई भी सम्मान प्राप्त नहीं होता है। आज की जो पीढ़ी है वो राव चंद्रसेन की पुजारी है, मोटा राजा उदय सिंह की नहीं। राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप को अपना आदर्श समझती है, मोटा राजा उदय सिंह को नहीं। संघर्ष की जो शुरुआत राव चंद्रसेन ने की थी, उसी राह पर आगे महाराणा प्रताप ने बड़ा काम कमाया। इसी कारण राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। मोस्ट लाइन है, याद रखिएगा, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, यानी कि मारवाड़ का एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा नायक जिसे भुला दिया गया, जिसने स्वतंत्रता की जो जोत जलाई, उसे आगे चल के महाराणा प्रताप ने एक ज्वाला में तब्दील कर दिया। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। ये देखिए, जो बात मैं बता रहा था वो आपकी किताब में आ गई। चंद्रसेन का नाम इतिहास में विस्मृत होने का कारण यही है कि एक तरफ प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राज्य उसके पुत्र पौत्रादि के हाथ में रहा, वहीं चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ की गद्दी पर उसके भाई उदय सिंह का अधिकार हो गया था। देखिए, महाराणा प्रताप को इतिहास में क्यों सम्मान मिला? क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद में उनका पुत्र अमर सिंह बना और उन्होंने अपने पिता और आगे जो वंशज है उन्होंने अपने दादा परदादा महाराणा प्रताप के लिए खूब सारे काव्य लिखवाए, कविताएं लिखवाई, इतिहास में उनका नाम अंकित करवाया। इधर क्या था कि चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में उसका बड़ा भाई उदय सिंह बना, तो दोनों में पहले से टकरार थी और विभीषण उदय सिंह की वजह से ही तो जोधपुर का पतन हुआ। राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप। राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप दोनों मुगल बादशाह अकबर के साथ आजीवन संघर्ष करने के लिए प्रसिद्ध है। उनके बारे में कहा गया है कि अणदगिया तूरी उजला असमत चाकर रहन न डिगियो चीत, सारे हिंदुस्तान तने सिर पाताल ने चंद्रसेन प्रवीत। उस समय सारे हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन यही दो वीर ऐसे थे जिन्होंने ना तो अकबर की अधीनता स्वीकार की, ना अपने घोड़ों पर शाही दाग लगने दिया और जिनके शस्त्र हमेशा ही मुगल सम्राट के विरुद्ध चमकते थे, यानी कि उनके खिलाफ उठते थे।
राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप दोनों को अपने भाई बंधुओं के विरोध का सामना करना पड़ा था। महाराणा प्रताप का भाई जगमाल था, ठीक है ना, और इधर चंद्रसेन का भाई उदय सिंह था। याद रखिएगा, महाराणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे, उन्होंने अपने छोटे पुत्र जगमाल को राजा बनाया था, लेकिन सामंतों ने विद्रोह करके महाराणा प्रताप को राजा घोषित कर दिया था। प्रताप की भांति चंद्रसेन के अधिकार में मारवाड़ के कई भाग नहीं थे। मेवाड़ के मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़ पर तो मारवाड़ के मेड़ता, नागौर और अजमेर आदि स्थानों पर मुगलों का अधिकार था। समानता के साथ दोनों शासकों की गतिविधियों में मूलभूत अंतर भी पाया जाता है। दोनों शासकों ने अपने अपने पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर मुगलों को खूब छकाया, किंतु प्रताप के समान चंद्रसेन चावंड जैसी कोई राजधानी नहीं बसा पाया। विशेष अवसर पर चंद्रसेन की उपस्थिति व मुगल सेना को विकेंद्रित करने से प्रताप को सहयोग मिला। याद रखिएगा, यानी कि चंद्रसेन यहाँ पे कुछ कार्रवाई करते तो मुगल सेना का ध्यान इधर बढ़ जाता, मारवाड़ की तरफ, तो मेवाड़ में महाराणा प्रताप को तैयारी का समय मिल जाता था। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रसेन ने राव चंद्रसेन की सहायता की थी। जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में 1572 ईस्वी में, तो राव चंद्रसेन उस राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए थे। तो राव चंद्रसेन जो महाराणा प्रताप के अग्रगामी, मारवाड़ का महाराणा प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने जो स्वतंत्रता की जोत जलाई, उससे आगे चल के महाराणा प्रताप ने और प्रज्वलित किया था, जिनको अपने भाइयों का विरोध का सामना करना पड़ा, मुगल सेना के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इतिहास में आज उन्हें इतना याद नहीं किया जाता जितना महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। राव चंद्रसेन ही नहीं, ऐसे बहुत से योद्धा हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्हें हमारे भारतीय इतिहास में इतना सम्मान नहीं मिला जितना उन्होंने संघर्ष किया, बलिदान दिया। तो एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसे योद्धाओं के बारे में, लोगों के बारे में अध्ययन करें, और आपकी नजरों में तो वो एक अच्छे आदर्श बने। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।